हाय एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सबका इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सुधांति। और आज हम लोग बहुत समय के बाद आप लोगों से रूबरू हो रहे हैं और काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक पर आपसे बात किया जाएगा। और टॉपिक है पीएचडी एडमिशन को लेकर। और पीएचडी एडमिशन जो है ये प्रोसेस चलते रहता है हमेशा। अभी जेएनयू और पीएचडी में एडमिशन हो गया है और लखनऊ में अभी इंटरव्यू चल रहा है। उसी तरह इग्नू का जो आपका इंटरव्यू होने वाला है, तो प्रोसेस चलते रहता है। और पीएचडी को लेकर क्या अप्रोच होना चाहिए, उसको लेकर क्या दृष्टिकोण होना चाहिए और कैसे अप्रोच किया जाए एडमिशन को लेकर, उसको लेकर इन्फॉर्मेशन आप लोगों का जो पहुंचाने का इस चैनल का पर्पस है, उसी पर्पस को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग बात करेंगे पीएचडी एडमिशन को लेकर एक होलिस्टिक अप्रोच क्या होना चाहिए। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ प्रियंका शर्मा हैं जो पीएचडी फेलो हैं डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। आप एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दीजिए, उसके बाद हम लोग डिस्कशन जो है वो डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले थैंक यू विकास, मुझे अपने प्लेटफॉर्म पे इनवाइट करने के लिए। मेरा नाम प्रियंका शर्मा है और मैं जम्मू एंड कश्मीर के एक बॉर्डर विलेज से हूँ। और मैंने अपनी 10+2 और ग्रेजुएशन की पढ़ाई अपने गांव से ही की है, गवर्नमेंट गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल सुंदरबनी और गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज सुंदरबनी से। उसके बाद मैंने अपना मास्टर्स किया है डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू से। एंड देन आई हैव डन माय एमफिल फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से। और प्रेजेंटली मैं एनरोल्ड हूँ पीएचडी कोर्स में सेम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस। एक ब्रीफ मैं चाहूँगा कि आप अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट एंड जो आपका रिसर्च टॉपिक है उसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए कि कंटेक्स्ट बन जाएगा हमें डिस्कशन करने में। जी, मेरा जो रिसर्च टॉपिक है वो एमफिल में जो मेरा रिसर्च टॉपिक था वो था पॉलिटिक्स ऑफ नॉलेज इन डेवलपमेंट, स्टडी ऑफ सेरिकल्चर इन जम्मू एंड कश्मीर। और पीएचडी में मैंने फर्दर उसी टॉपिक को फॉर मोर इन डेप्थ एनालिसिस के लिए उसी को एक्सपैंड बेसिकली करूँगी एंड सेम टॉपिक लिया है। सो प्रेजेंटली जो मेरा टाइटल है वो है सिल्क इंडस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, अ पोस्ट डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव। ओके, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि जैसे अभी आपने बताया कि आपने जो ग्रेजुएशन और जो आपका मास्टर ग्रेजुएशन आपने गांव से किया और मास्टर्स जो है आपका पॉलिटिकल साइंस में यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू से हुआ है। जी, तो मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा ब्रीफली आप बताइए कि जो गांव से खासकर जो स्टूडेंट आते हैं जी, वो पीएचडी को लेकर उनका क्या अप्रोच होना चाहिए, मास्टर्स के बाद क्या करना चाहिए, सीनियर से कैसे कांटेक्ट करना चाहिए, ब्रीफली उसको थोड़ा सा कवर कीजिए। उसके बाद जो इस साल आपका जो पीएचडी का अप्रोच था, जी, जो हम लोग के लिए सेकेंड पार्ट होगा कि उसमें रिसर्च प्रोजेक्ट हम लोग बात करेंगे, इंटरव्यू की बात करेंगे। उससे पहले आप एक ब्रीफली बता दीजिए कि जो स्टूडेंट जो गांव से आते हैं जिनको इन्फॉर्मेशन नहीं होता है या अप्रोच नहीं कर पाते हैं सीनियर से, तो उनका क्या अप्रोच होना चाहिए पीएचडी को लेकर। सो मेरा यहाँ आने का एक ऑब्जेक्टिव यही था। इनफैक्ट जो मैं ऑडियंस अपने दिमाग में मेरे है वो वही लोग हैं बेसिकली जिन लोगों के आसपास गाइडेंस नहीं है और बिल्कुल उन्हें कोई आइडिया नहीं है कि फर्दर हम किस तरीके से हायर एजुकेशन में जा सकते हैं और पॉसिबली हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। सो आई वॉज वन ऑफ दो स्टूडेंट्स बेसिकली इन ग्रेजुएशन इटसेल्फ। मुझे सेकेंड ईयर में पता लगा कि अच्छा ठीक है मास्टर्स कुछ होता है। एंड देन जब मास्टर्स में एनरोल्ड हो गए जम्मू यूनिवर्सिटी में थे तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली पता चल गया कि अच्छा इस तरीके से एमफिल और पीएचडी होता है। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि आप मेरा लिमिटेशन ये था कि मुझे उस तरीके से इंटरनेट का यूज़ और उस तरीके से मैं चीज़ों को एक्सप्लोर नहीं कर पाई, ये एक लैक रहा। तो प्रेजेंटली आज अगर हमारे पास इंटरनेट है, फ़ोन है और हम सही तरीके से अगर उसका यूज़ कर रहे हैं यूट्यूब पे, देयर इज़ प्लेंटी ऑफ इंफॉर्मेशन। जैसे आपका ही जो चैनल है, तो हमारे आसपास बहुत सारी गाइडेंस इस समय है। अगर हम उसे बेसिकली अगर हम उसे सही तरीके से फ़ोन को यूज़ करें तो हमारे पास बहुत सारी गाइडेंस आ जाएगी। तो मैं सबसे पहले तो स्टूडेंट्स को यही सजेस्ट करूँगी कि अगर आप फ्यूचर में किसी फील्ड में जाना चाह रहे हैं, XYZ वो कुछ भी है, तो आप उसी दिशा में वीडियोस देखिए, वेबसाइट सर्च कीजिए, जितना भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे आपकी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है उसे अच्छे से स्कैन कीजिए, एक चीज़। और उसके बाद अगर मैं बात करूं कि किस तरीके से मास्टर्स के बाद मैंने एमफिल के लिए जो अप्लाई किया, तो उस समय भी मैंने मोस्टली यूट्यूब एक प्लेटफॉर्म रहा जहाँ से मुझे ये नॉलेज मिली कि ठीक है हम इस तरीके से एमफिल में अप्लाई कर सकते हैं। तो एडमिशन की अगर बात करें तो यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी टाइम भी वेरी करता है और एडमिशन का प्रोसेस भी वेरी करता है।
तो मेरे समय पे मेरी लिमिटेशंस की वजह से मुझे पता नहीं था कि किस तरीके से हम दिल्ली यूनिवर्सिटी में बेसिकली हमारा सबसे पहले एक प्रीलिम टेस्ट हुआ था जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर था, और उसके बाद हमारा सब्जेक्टिव पेपर हुआ था जिसमें हमें प्रॉपर क्वेश्चंस के आंसर्स लिखने थे, एंड देन उसके बाद हमारा इंटरव्यू हुआ था। तो एमफिल और पीएचडी का दोनों का हुआ था, और एमफिल के लिए उस दौरान हमें प्रपोजल नहीं चाहिए था और पीएचडी के लिए प्रपोजल चाहिए था। अब ये चीज़ मुझे मालूम नहीं थी, तो इसलिए मैंने एमफिल के एडमिशन के लिए भी प्रपोजल बना लिया। लेकिन उसका फ़ायदा ये हुआ कि जैसे मास्टर्स के समय में मैं उस तरीके से सीनियर्स से बात नहीं करती थी, लेकिन प्रपोजल के लिए मैंने बहुत से सीनियर्स को कांटेक्ट किया, बहुत से लोगों से बात की। तो उसका बेनिफिट मुझे ये हुआ कि एक तो बहुत क्लैरिटी आ गई, और दूसरा उन लोगों से बात करने में मेरी कहीं ना कहीं इंटरव्यू की प्रैक्टिस हो गई। तो इंटरव्यू के समय मुझे उस तरीके से एक तरीके से जब कोई क्वेश्चन आता है तो उसे किस तरीके से प्रोसेस किया जाए और आंसर कैसे दे, तो वो प्रैक्टिस हो गया। उस इंटरेक्शन प्रोसेस से कहीं ना कहीं जो आपका रिसर्च आइडिया था उसको एक्सप्रेस करने में कहीं ना कहीं आपको कॉन्फिडेंस एग्जैक्टली मुझे उस दौरान एक चीज़ लगी, और जो मैं अभी सजेस्ट करूँगी जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं उनको, कि आप हमेशा अपने आसपास के लोगों से डिबेट डिस्कशन करते रहिए। अगर आपको स्पेशली जो गांव के बच्चे हैं, अगर आपके आसपास कोई आपकी फैमिली में नहीं पढ़ा लिखा है या फिर उस तरीके से हायर एजुकेशन में नहीं है, तो आप अपने कॉलेज में अपने सीनियर से बात कीजिए। आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सही तरीके का यूज़ करके जिस दिशा में जाना चाहते हैं उस दिशा में जो ऑलरेडी लोग हैं जिन्होंने उसमें कुछ मुकाम हासिल किया है, आप उन लोगों को कांटेक्ट कीजिए। और सबसे बड़ा प्लस है, आप यूट्यूब पे बहुत कंटेंट है और फ्री ऑफ कॉस्ट। हाँ, जैसे माने अगर आपको यूपीएससी करना है तो आप यूपीएससी के बहुत सारे इंटरव्यूज़ आपको मिल जाएंगे ऑफिसर्स के। अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं या और किसी फील्ड में जाना चाहते हैं तो आपको अकॉर्डिंगली सब कंटेंट अवेलेबल होगा। तो आप वो सब देखिए, उससे आपको एक तरीके से इन्फॉर्मेशन मिलेगा कि कैसे चीज़ें करें। ठीक, अब हम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट पर आते हैं जो पीएचडी एडमिशन का होता है, और जो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजिंग होता है और सबसे ज़्यादा परेशान करता है जो मास्टर्स के स्टूडेंट होते हैं और मास्टर्स में ही सोचना चालू करते हैं कि मुझे पीएचडी में जाना है। तो उनको एक क्वेश्चन जो है सबसे ज़्यादा परेशान करता है कि हाउ टू आइडेंटिफाई रिसर्च टॉपिक को कैसे आइडेंटिफाई किया जाए, उसको फाइंड आउट कैसे किया जाए, उस पर आपका टेक क्या है, उसको लेकर क्या अप्रोच होना चाहिए? मेरे हिसाब से अगर आपको मास्टर्स के बाद ये क्लैरिटी है कि ठीक है मुझे रिसर्च में जाना है, तो सबसे पहले कि आपको अगर आपको माने जैसे मैंने सोच लिया कि मुझे रिसर्च करना है, अभी हम अगर एमफिल स्क्रैप हो चुका है तो हम उसकी बात नहीं करेंगे, तो हम अगर सीधा पीएचडी का सोच रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल। तो पीएचडी खुद में मिनिमम 3 इयर्स है, मैक्सिमम 5-6 इयर्स, फाइन। तो एक टाइम तक आप उसमें स्टे करेंगे। आप ऐसा नहीं है कि सेमेस्टर में पढ़ा और एग्ज़ाम दिया और हो गया। आप उसमें रहेंगे, आप अपने टॉपिक के इर्द गिर्द पढ़ते रहेंगे, आप अपने टॉपिक पे फील्ड पे जाएंगे और फिर आप एक थीसिस लेके आएंगे, ठीक है। तो आपका एक कॉन्ट्रीब्यूशन होगा। तो सबसे पहली चीज़ जो दिमाग में रखने की है वो ये है कि आपको क्लियर होना चाहिए कि वाई यू बेसिकली वॉन्ट टू डू दिस, राइट। और वहाँ पे आ जाता है कि आपके दिमाग में रिसर्च क्वेश्चन क्या है। अब वो रिसर्च क्वेश्चन या वो फील्ड कैसे आइडेंटिफाई हो, पहला अगर आपका इंटरेस्ट एरिया आपने मास्टर्स में जो पढ़ा है ब्रॉडली, आपको आईआर में इंटरेस्ट है या स्टेट पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है या आपको थ्योरी में इंटरेस्ट है, आपको जिस भी पॉलिटिकल इकोनॉमी या जिस भी फील्ड में इंटरेस्ट है आप उस पर पढ़ें। एक तरीका ये हो सकता है कि आप पढ़ें और आपको और फर्दर जिसमें इंटरेस्ट आता जाए तो आपको क्लैरिटी आती जाएगी, ठीक है ये मेरा इंटरेस्ट एरिया है। सबसे पहले तो आप एरिया ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड कीजिए, बिल्कुल आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट किससे मैच करता है। बिल्कुल, अगर वो आईआर का है या वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट हो सकता है, किसी के लिए इंडियन पॉलिटिकल थॉट हो सकता है, और उस एरिया के फाइंड आउट करने के बाद आपका एरिया मैच हो जा रहा है, उस पर आप रीडिंग या जो भी फंडामेंटल बुक्स है उससे रिलेटेड बुक्स पढ़िए, जर्नल्स में आर्टिकल्स है उससे रिलेटेड। बिल्कुल, इसीलिए मैं ये चीज़ फिर से बोल रही हूँ कि रिसर्च में आप कुछ समय के लिए स्टे करते हैं। ऐसा नहीं है कि हाँ हमने सोचा और हमने कर दिया और 2 साल में हमारे पास डिग्री है, ऐसा नहीं है। आप थोड़ा देर उसमें रहेंगे और बिल्कुल आप ही अकेले होंगे जो उस क्वेश्चन पे रिसर्च कर रहे होंगे, ठीक है। तो अगर हमें शुरू में ही ये क्लैरिटी नहीं है कि एग्जैक्टली मैं किस दिशा में जा रहा हूँ और मैं क्यों जा रहा हूँ, आपके पास वो मोटिवेशन का वो फैक्टर नहीं है, तो आप बहुत बहुत लोनली एग्जॉस्ट फील करेंगे, ठीक है। वही अगर आपको इंटरेस्ट होगा, आपका टॉपिक आपके पसंद का होगा, आपको पता होगा कि ये क्वेश्चन का आंसर मुझे फाइंड आउट करना है, तो रादर देन
एग्जॉस्टिंग यू, वो क्वेश्चन आपको और एनर्जी देता जाएगा। जितना आप उसमें पढ़ेंगे आपको और एनर्जी आती जाएगी, ठीक है मैं इस पर और पढ़ना चाहता हूँ, और करना चाहता हूँ, और इसे समझना चाहता हूँ, उस तरीके से। तो मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले तो अगर आप मास्टर्स में, आप थोड़ा सा एक तो आरएम का पढ़ लीजिए कि रिसर्च है क्या, कैसे हम करते हैं। यह आपको एडमिशन में, एंट्रेंसेस में, इंटरव्यूज़ में, हर चीज़ में बेनिफिट देगा। और सबसे बड़ी बात, ये आपको दिमाग में क्लैरिटी लाने में मदद करेगा कि अच्छा ये फील्ड है एग्जैक्टली, इसलिए मैं इसमें जाना चाहता हूँ। और दूसरा, जहाँ तक टॉपिक की बात आपने करी थी, तो मुझे ऐसा लगता है एक ये तरीका हो सकता है पढ़ के, और दूसरा अदरवाइज़ कोई रिसर्च क्वेश्चन अगर आपको बहुत आपके दिमाग में खटक रहा है और आपको लग रहा है कि हाँ ये रिसर्च क्वेश्चन है जिसका मैं आंसर चाहता हूँ या मैं इस पे एक्सप्लोर करना चाहता हूँ, तो वो एक तरीका हो सकता है अपना रिसर्च क्वेश्चन या आप जिसके अराउंड रिसर्च करने हैं उसको फाइनलाइज करने का। इसमें मैं आपको, जैसे मैं खुद की एग्जांपल देके बताऊं, तो मैं जो काम कर रही हूँ वो सिल्क इंडस्ट्री पे है, और दूसरा जो है वो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क कहीं ना कहीं वो डेवलपमेंट और पॉलिटिक्स ऑफ नॉलेज इसके अराउंड है। अब मुझे क्या था कि मैं गांव में देखती थी कि हमारे अराउंड बहुत से लोगों को बहुत सी चीज़ें और प्रैक्टिसेस वो फॉलो करते हैं जिनके पीछे लॉजिक है, लेकिन वहीं अगर मैं देखती थी ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे या कहीं पे उनकी नॉलेज को उस तरीके से वैलिडिटी नहीं मिलती थी। तो ये क्वेश्चन, हाँ, ये मुझे बहुत ऐसे होता था कि वाई सो। अगर यही लोगों ने डिग्री करके रखी होती है, इसी चीज़ में एक्सपर्ट होते, तो इनकी बात सब सुनते, बट अदरवाइज ये जनरल डे टू डे लाइफ में ये चीज़ें कर रहे हैं जिसका लॉजिक भी समझ में आ रहा है, दिख रहा है, वो एक तरीके से मैनिफेस्ट हो रहा है, फिर भी उनकी उस चीज़ को वैलिडिटी नहीं दिया जा रहा है। तो ये क्वेश्चन हमेशा से मुझे वंडर करता था, और जब मैं DU में आई और मैंने कोर्स वर्क लिया तो वहाँ पर मैंने एग्जैक्टली पॉलिटिक्स ऑफ नॉलेज पढ़ा, जहाँ पे मैंने ये देखा कि अच्छा देयर इज़ दिस हायरार्की, अनइक्वल पावर डिस्ट्रीब्यूशन, जहाँ पे कुछ नॉलेज सिस्टम्स को एपिस्टेमोलॉजिकल सुपीरियरिटी मिल रही है और बाकियों को नहीं मिल रही है। तो वो मैच कर गया और वो क्लिक कर गया। और देन सिल्क इंडस्ट्री मेरे खुद की फैमिली में सिल्क होती थी, और मैंने आसपास, माने मेरे गांव में ही 100 से 150 ऐसे घर होंगे जिनका सोर्स ऑफ लाइवलीहुड है ये। मैंने खुद, बिल्कुल, मैंने खुद लोगों को देखा कि हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़ फॉर देम। तो मैंने ये एम्पिरिकल लेवल पे ले लिया कि मुझे ये करना है। तो इस तरीके से अगर कोई रिसर्च क्वेश्चन है जो आपके अराउंड आप कोई ऐसी चीज़ है जिससे आप जुड़ाव महसूस कर रहे हैं, जिससे आपको लग रहा है कि अच्छा ये एक मोटिवेशनल फैक्टर है इस चीज़ के पीछे और मैं इस चीज़ पे काम करना चाहता हूँ, तो ये भी एक तरीका हो सकता है। आप मुझे करेक्ट कीजिएगा, 2 चीज़ मुझे इससे निकल कर आ रहा है। फर्स्ट की रिसर्च अगर आप करना चाह रहे हैं मास्टर्स के बाद, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप किताब पढ़िएगा तभी आपको सेंट्रल क्वेश्चन स्ट्राइक करेगा, आपको रिसर्च प्रॉब्लम दिखेगा। हो सकता है कि डे टू डे बेसिस पर आप कोई चीज़ ऑब्जर्व कर रहे हैं। हो सकता है डोमेस्टिक वायलेंस का एग्जाम्पल लीजिए, जैसे आपने सेरिकल्चर का एग्जाम्पल दिया कि आप देख रही थी कि जो ट्रेडिशनल नॉलेज या इंडिजिनियस नॉलेज है वहाँ लॉजिक है, लेकिन उनको वैलिडिटी नहीं मिल रही है, उनको रिकॉग्निशन नहीं मिल रही है। उसके पीछे कारण क्या था, आपको वंडर करता था। हाँ। उसी तरह हो सकता है कि कोई अगर किसी फैमिली में आसपास रह रहा है, वहाँ डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, हाँ। तो वो कॉजेज जानना चाहेगा कि यहाँ क्या जो फैमिली में है वहाँ पावर हायरार्की उसका कॉज है, सोसाइटी का स्ट्रक्चर है। हाँ। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर ये सीखने का कि अगर आप टॉपिक को आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप किताब में डूब जाइएगा तभी आपको रिसर्च प्रॉब्लम मिलेगा और आपको रिसर्च आइडिया मिलेगा। हो सकता है कि डे टू डे बेसिस में आप कोई कुछ चीज़ आप ऑब्जर्व कर रहे हैं जो आपको स्ट्राइक कर रहा है। हाँ। तो वहाँ से भी आपको सेंट्रल प्रॉब्लम मिल जाएगा। बिल्कुल। और मुझे ऐसा लगता है कि जब हमें कोई चीज़, जैसे आप चल रहे हैं रास्ते पे, कोई चीज़ आपको स्ट्राइक कर गई तो आप हमेशा उस पर पढ़ना चाहेंगे, है ना, क्योंकि हमें ऐसा होगा कि अच्छा मैंने ये चीज़ देखी, इस पे ज़रूर किसी न किसी स्कॉलर ने कुछ लिखा होगा, है ना, कुछ ऐसा फाइंडिंग हो रखी होगी, जानना चाहेंगे। हाँ, तो जब आपके अंदर जब वो क्यूरोसिटी आ गई ना, अच्छा मैं जानना चाहता हूँ या जानना चाहती हूँ, तो आप पक्का उस पर पढ़ेंगे। रिसर्च की शुरुआत है। एग्जैक्टली। और मुझे लगता है, मुझे नहीं पता कि इस तरीके से कैटेगराइजेशन हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते कि अच्छा रिसर्च क्वेश्चन की और हम इस तरीके से पढ़ के पहुँच सकते हैं या ऑब्जर्व करके पहुँच सकते हैं, लेकिन मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से मुझे लगता है ये 2 चीज़ें बहुत जो कहावत टाइप का जो हम लोग करते हैं कि अंडा पहले आया धरती पर की मुर्गी आई है, वो वाली बात आ जाता है कि यहाँ पर लिटरेचर पढ़ना चाहिए, उसके बाद सेंट्रल प्रॉब्लम पर जाना चाहिए। तो मेरे हिसाब से इस डिबेट पर ना पढ़ के आपको देखना चाहिए कि अगर आप डे टू डे बेसिस पर भी अगर आप कोई क्वेश्चन आपको स्ट्राइक कर रहा है, हाँ, तो उससे रिलेटेड जाकर लिटरेचर देख सकते हैं, जर्नल्स में आर्टिकल्स देख सकते हैं या कोई बुक्स देख सकते हैं। बिल्कुल। और जब आप अगर आपको शुरू में बस इतनी सी क्लैरिटी हो जाए ना कि मैं ये काम करने जा रहा हूँ और मुझे ये चीज़ इंटरेस्ट कर रही है, तो शुरू में जब
रिसर्च मेथोडोलॉजी का आपका कोर्स वर्क होता है तो आपके पास एनफ टाइम होता है कि आप उसको मॉडिफाई कर सकें, चेंज कर सकें। जैसे जब मैं एमफिल में आई थी तो मेरा टॉपिक ऑल टुगेदर, क्योंकि मुझे डेवलपमेंट का क्वेश्चन ये सब, जब मैं एमफिल में आई थी तो मेरे माइंड में था ही नहीं कि मैं इस तरीके से कभी सेरिकल्चर के ऊपर रिसर्च करूँगी, क्योंकि मुझे लगा कि मैं पॉलिटिकल साइंस की स्टूडेंट हूँ तो मुझे कुछ वैसा लेना पड़ेगा। तो मैं डेवलपमेंटल डिस्पैरिटी जम्मू कश्मीर या फिर विद इन जम्मू डिवीज़न उस तरीके से कुछ करना चाहती थी कि अच्छा किस तरीके से है। लेकिन जब रिसर्च मैथोडोलॉजी का ये हमने कोर्स वर्क किया, एक ऑप्शन लिया, मैंने पॉलिटिक्स ऑफ नॉलेज के बारे में पढ़ा, हाँ, फिर पोस्ट डेवलपमेंट का थ्योरी सारा पढ़ा, तो मुझे हुआ कि व्हाई नॉट दिस। एंड देन ऑल्सो आपको, आप जब पढ़ते जाते हैं ना, आपके अराउंड चीज़ें होती जाती हैं तो वो बहुत ऑर्गेनिकली डेवलप होता जाएगा। इसलिए शुरू में एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग, बेसिक जुड़ाव या बेसिक थोड़ी सी क्लैरिटी ही चाहिए, बाकी समय के साथ आ जाएगा, उस पर इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, धीरे-धीरे ऐड अप होते जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, अब हम बात करते हैं रिसर्च प्रपोजल, जो पीएचडी एडमिशन के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट माना जाता है कि रिसर्च प्रपोजल आपका अच्छा होना चाहिए और उसको आप कैसे डिफेंस कर रहे हैं। तो सबसे पहले मेरा तो क्वेश्चन आपसे ही रहेगा कि आपके हिसाब से रिसर्च प्रपोजल का कौन सा पार्ट जो है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और उसको लेकर क्या अप्रोच होना चाहिए? जी देखिए, आई थिंक रिसर्च प्रपोजल के सभी पार्ट, सभी एस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि माने जब हम किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं, या फिर सिंपल हम किसी की फीडबैक के लिए जा रहे हैं, या हम किसी और स्कॉलर से अपने टॉपिक में कहीं फंस गए, हम जानना चाहते हैं कि हम आगे कैसे करें, तो हम सबसे पहले उनको अपना रिसर्च प्रपोजल ही दिखाएंगे। बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ का अपना एक वर्ड लिमिट है कि इतना होना चाहिए, बट देन कुछ सिस्टम्स में ये लीनियंट भी है कि हाँ, आप उसको एक्सपैंड कर सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपका वो जो कुछ पेजेस का रिसर्च प्रपोजल है, उस पर आप मेथोडोलॉजी, लिटरेचर रिव्यू, क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव जो भी लिख रहे हैं, वो सारे ही एस्पेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं फर्स्ट। लेकिन अगर आप मुझे कहेंगे कि मैं सिर्फ उसमें से कोई वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट मतलब मैं बताऊं जो मेरी समझ से, तो मुझे ऐसा लगता है अगर आपको आपका रिसर्च क्वेश्चन, सेंट्रल रिसर्च क्वेश्चन और रिलेटेड रिसर्च क्वेश्चंस जो हैं वो अगर आपको क्लियर हैं और वो आपने अच्छे से प्रपोजल में लिख रखे हैं, तो आपका बाकी का प्रपोजल एकदम अपनी जगह पे उसके बाकी एस्पेक्ट्स फॉल कर जाते हैं, सेट बैठ जाते हैं। कैसे? जैसे माने आपका जो सेंट्रल क्वेश्चन है वो आपको एक डिपेंडेंट वेरिएबल देगा, आपके रिलेटेड क्वेश्चन आपको इंडिपेंडेंट वेरिएबल देंगे। अब आपके जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं वो ऐसे होने चाहिए कि वो आपको डिपेंडेंट वेरिएबल की ओर लेके जाए। आपके रिलेटेड क्वेश्चन इस तरीके से होने चाहिए कि जब आप उनका आंसर फाइंड आउट करें तो आपको फर्दर आपके सेंट्रल क्वेश्चन की ओर लेके जाए। ठीक है, तो जब आपको रिलेटेड क्वेश्चंस क्लियर हो गए तो आपको आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स क्लियर हो गए, क्योंकि किसी एक को देखने के मल्टीपल फैक्टर्स हो सकते हैं, लेकिन आप सॉर्ट आउट करते हैं कि अच्छा मुझे ये फैक्टर्स देखने हैं, वो आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हो गए। तो आप उन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को जब आपने क्लियर कर लिया, रिलेटेड क्वेश्चंस हो गए, तो आपके दिमाग में आपके रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स क्लियर हो गए, मेन रिसर्च ऑब्जेक्टिव के साथ आपके बाकी। एंड द मोमेंट आपको आपके ऑब्जेक्टिव क्लियर है तो आपको आपकी मेथोडोलॉजी क्लियर हो जाएगी कि अच्छा मैं इस रिसर्च ऑब्जेक्टिव तक पहुंचने के लिए या इसको फुलफिल करने के लिए मेरे को इस रास्ते से इस तरीके से डेटा कलेक्ट करना होगा या ये अप्रोच मुझे लेनी होगी। ठीक है, एंड इसीलिए मुझे लगता है कि जब आपको ये एस्पेक्ट क्लियर होता है ना, तो बाकी चीज़ें फर्दर उसको फॉलो करती जाती हैं। राइट, अब हम बात करते हैं कि जैसे आपने बताया कि सेंट्रल क्वेश्चन जो है आपके हिसाब से अगर उसको हम सही से पुटअप कर पा रहे हैं जी, तो आप उसके हिसाब से जो रिलेटेड क्वेश्चन है उसी के रिवॉल्व, सेंट्रल क्वेश्चन के अराउंड ही रिवॉल्व करना चाहिए। आप मतलब वही आपका डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो आपको क्लियर होना चाहिए, और फिर जब उनको क्वेश्चन की फॉर्म में पुट कर रहे हो तो वो आपको उस दिशा में भी लेके जाए। ठीक, सेंट्रल क्वेश्चन के दिशा। बिल्कुल, जैसे अगर इसको हम एग्जाम्पल देके वैसा करें तो फॉर फर्दर क्लैरिटी ऑफ वो लोग जिनको शायद ये डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल समझ में नहीं आ रहा है, टेक्निकलिटीज़ बेसिकली, तो अगर हम बहुत बेसिक सी चीज़ लेते हैं जिससे शायद सब लोग रिलेट कर पाए, तो माने अगर हम ले लें कि हमारा जो सेंट्रल क्वेश्चन है वो ये है कि सब्ज़ी को टेस्टी कैसे बनाएं। ठीक है, तो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया सब्ज़ी और उसका टेस्ट। ठीक है, अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स 100 चीज़ें हो सकती हैं। माने अगर पनीर की सब्ज़ी बना रहे हैं तो पनीर कहाँ से आ रहा है, कैसा है ना, और बाकी और 100 फैक्टर्स हो सकते हैं, मसाले,
और कितनी आंच पे बना रहे हैं, कौन सा तेल यूज़ कर रहे हैं, एट्सेट्रा। ठीक है, वैसे मुझे खाना बनाना नहीं आता है, तो अगर आगे पीछे हो जाए तो देख लीजिएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स में आपने 3 चुन लिए, ठीक है, कि हम धनिया देखेंगे और 2 मसाले देखेंगे। ठीक है, अब आपका इंडिपेंडेंट जो वेरिएबल्स हैं धनिया और 2 मसाले, आप उसको रिसर्च क्वेश्चन की फॉर्म में पुट करेंगे कि ठीक है, धनिया डालने से सब्जी के में किस तरीके का बदलाव आएगा। ठीक है, अब आपने समझ लिया कि अब आप फील्ड पे उतर गए, आपने सब्जी बनाई और आपने उसमें धनिया डाला और आपको लगा कि वाह, इसके बाद तो खुशबू और स्वाद दोनों बढ़ गया। अब आप चैप्टर लिखेंगे उस पर कि अच्छा, धनिया डालने से इस तरीके से सब्जी का स्वाद बदला। तो आपको बेसिकली वो रिलेटेड क्वेश्चन आपके सेंट्रल क्वेश्चन की ओर लेके गया, एक स्टेप क्लोजर। फर्दर आप जब बाकी 2 क्वेश्चन का पे चैप्टर लिखेंगे, उसका आपको आंसर मिलेगा, तो आपको वो दैट विल टेक यू क्लोजर टू योर सेंट्रल क्वेश्चन एंड अल्टीमेटली फिर आप उसको कंपाइल करके आपके पास आपके वो सेंट्रल क्वेश्चन का आंसर होगा। तो जो पॉइंट मैं बोल रही हूँ वो ये है कि ऐसा नहीं है कि आपका सेंट्रल क्वेश्चन है कि सब्जी का स्वाद कैसे बदलता है और आप उसमें लिख दें कि अच्छा, असम की पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है, ये आपका रिलेटेड क्वेश्चन। हाँ, कोरिलेशन नहीं है, दैट इज नॉट टेकिंग यू टुवर्ड्स योर सेंट्रल क्वेश्चन, दैट इज बेसिकली द थिंग। और जब आप ये तालमेल अच्छा बिठा लेते हैं ना और आप सॉर्ट आउट कर लेते हैं ये मेरे इंडिपेंडेंट और ये डिपेंडेंट वेरिएबल्स होंगे, तो फर्दर आपके ऑब्जेक्टिव्स और उन तक पहुंचने की आपकी मेथडोलॉजी, ये सब आपको बहुत ईजिली क्लियर हो जाता है मेरी समझ के अनुसार। अगर सेंट्रल क्वेश्चन और रिलेटेड क्वेश्चन अगर सही से आप पुटअप कर पा रहे हैं, उसको फॉर्मुलेट कर पा रहे हैं, तो रिसर्च मेथोडोलॉजी वाला पार्ट भी आपको उतना परेशान नहीं करेगा और ऑब्जेक्टिव भी आपका क्लियर हो जाता है कि मुझे करना क्या है। बिल्कुल, और रिसर्च मेथोडोलॉजी में ऑफकोर्स आपको अलग से सोचना पड़ेगा, आपको उस पर भी फर्दर खुद में रिसर्च मेथोडोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आपने सजेस्ट भी किया था कि मास्टर्स के दौरान ही आपको आरएम का जो किताबें हैं, बेसिक किताब जो है, कि आपको जो रिसर्च मेथोडोलॉजी की एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग दो आपको, जैसे क्वालिटेटिव मेथड या क्वांटिटेटिव मेथड। क्वालिटेटिव मेथड में भी अलग अलग जो होते हैं, उसकी एक बेसिक या ब्रीफ आपको एक समझ होनी चाहिए उसको। हाँ, उस समय जब हम मास्टर्स के बाद इसको आरएम को पढ़ते हैं तो बेसिकली हमें पता लगेगा कि हम आगे करने क्या वाले हैं। लेकिन जब आप एमफिल में या आप पीएचडी में जब आप डायरेक्टली आके आप एक प्रॉपर फॉर्मल ट्रेनिंग लेंगे, आरएम का कोर्स करेंगे, तो तब आपको ये समझ में आएगा कि अच्छा, आरएम बेसिकली ज़रूरी क्यों है। आपका पूरा रिसर्च प्रपोजल को एग्जीक्यूट करने के लिए अगर आपको मेथडोलॉजी क्लियर नहीं है तो आप कुछ कर ही नहीं पाएंगे, है ना। अल्टीमेटली आपको मेथडोलॉजी बताएगी कि आप उस चीज़ को अप्रोच कैसे करेंगे, डेटा कलेक्शन कैसे होगा। यहाँ पे यह है कि अगर आपको ऑब्जेक्टिव पता है कि अच्छा, मुझे किसी चीज़ का मार्केट का एस्पेक्ट समझना है या स्टेट पॉलिसी का एस्पेक्ट समझना है, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि अच्छा, मार्केट में मैं ऑब्जर्वेशन से भी डेटा कलेक्ट कर सकता हूँ, मैं इंटरव्यू से भी कलेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, बट अगर आपको ऑब्जेक्टिव क्लियर नहीं होगा तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे कि मैं उस ऑब्जेक्टिव के फाइनल तक पहुँचूँ कैसे, है ना। तो फर्दर हर चीज़ पे सोचना पड़ेगा, लेकिन अगर आपको 1 बाय 1 चीज़ें क्लियर होती जाएंगी तो बाकी का प्रपोजल आपका एकदम फॉल करता जाएगा अपनी जगह पे।